Bismillahirrahmanirrahim. Today we have uh, discussion on the related terms to deconstruction, and we have covered so far binary oppositions, and we have discussed binary oppositions in detail. We have already discussed binary opposition in structuralism and now in deconstructionism. Next we have difference. आप उसके डिफरेंस के स्पेलिंग पे गौर करेंगे तो बेशक हम लोग इसको DIFFERENCE की तरह ही प्रोनाउंस करते हैं, और जो स्लैश है अगर ए की जगह पे ई भी डले जाए तो तब भी वो फ्रेंच वर्ड बनता है जिसके माने डेफर और डिफर के हैं। लेकिन जैक्विस डेरिडा जो है वो इस टर्म को जो है वो लेके आता है इन राइटिंग के अंदर, ठीक है, और उसका मकसद जो है वो ये बताना है कि ये साउंड जो है वो इस इन स्पेलिंग्स के साथ भी जो है वो डिफरेंस ही रहेगी, लेकिन राइटिंग के अंदर जो है ये चेंज जो है वो विजिबल होती है। तो ही एक्चुअली फोकसेस ऑन द प्राइमेसी ऑफ राइटिंग ओवर स्पीच, राइट? So this non-concept of difference is against metaphysics of presence। हम लोग ऑलरेडी जो है वो डिकंस्ट्रक्शनिज्म के जो है वो फर्स्ट वाली प्रेजेंटेशन में हम लोग मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस लोगोसेंट्रिज्म के अंदर जो है उसको देख चुके हैं। मजीद हम लोग जो है जब लोगोसेंट्रिज्म पे बात करते हैं नेक्स्ट जो है वो टर्म जो है तो उसमें फिर जो है वो उस डिफरेंस के ऊपर बात होती है हमारी। Well, difference is the term coined by Jacques Derrida to express how meaning in language is always provisional rather than definitive। तो बुनियादी तौर पर जो है वो डिफरेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो ये बताता है कि जो मीनिंग है वो हमेशा प्रोविजनल रहते हैं, दे आर नेवर फाइनल मीनिंग। Final meaning are not possible. They are always provisional. They are always differing and differing. Difference comes from the French verb differ, DIFFERER, differ, और जो है वो पहले ई होगी डबल एफ के बाद, तो उसके ऊपर स्लैश है छोटी सी, बिल्कुल ऐसे जैसे यहाँ आपको नजर आ रहा है प्रेजेंटेशन के अंदर डिफरेंस लिखा हुआ। तो ए की बजाय वहां पे ई डालें तो उसके बाद आर होगा, तो वो डिफरर फ्रेंच जो है वो वर्ड है, वर्ब है बेसिकली, विच मीन्स बोथ। दो मानी है उसके, टू डिफर एंड टू डेफर। तो डिफरेंट होने के मानों में और दूसरा डेफर डिले होने के मानों में, दो मानी है उसके। इज विजिबल इन राइटिंग। द डिस्टिंक्शन बिटवीन द फ्रेंच डिफरेंस एंड डिफरेंस ई के साथ और ए के साथ, इज विजिबल इन राइटिंग बट नॉट ऑडिबल इन स्पीच। वो जो है वो होमोफोन्स ही रहेंगे क्योंकि उनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है। हम उसको भी डिफरेंस ही प्रोनाउंस करेंगे, इसको भी डिफरेंस ही प्रोनाउंस करेंगे, बट ये ए जो है सिर्फ राइटिंग में जो है वो विजिबल है, स्पीच में नहीं है। तो वो जो लोगोसेंट्रिक थॉट है, वेस्टर्न थॉट है, वेस्टर्न सिस्टम है ऑफ थॉट जो है, वो जो स्पीच को प्राइमरी कहते हैं और राइटिंग को सेकेंडरी देते हैं, तो जैक्विस डेरिडा बेसिकली इसके थ्रू रिवर्स करता है इस बाइनरी ऑपोजिशन को, और कहता है कि जो राइटिंग है इट इज प्राइमरी टू लैंग्वेज बिकॉज द काइंड ऑफ चेंजेस वी हैव are visible in writing, they are not visible in speech।
This is Derrida's deliberate attempt to emphasize the primacy of writing over speech, thus reversing the usual Western philosophical order. The idea of difference as differing comes from Saussure's concept of value, where meaning results from each element in a signifying system being different from all the other elements. वैल्यू जो है वो बेसिकली एक जो है वो प्रोडक्ट है। इस बात से उसका ताल्लुक नहीं है कि कौन सा सिग्निफायर वो किस सिग्निफाइड के साथ लिंक्ड है, रादर सिस्टम जो है, लॉग जो है, वो उस सिग्निफायर को या साइन को क्या मानी देता है, दैट मैटर्स। ठीक है, तो मानी जो है वो एक दूसरे के साथ डिफरेंट होने की ऊपर जो है वो मबनी होते हैं, इस बात पे मबनी नहीं होते कि वो सिग्निफायर जो है वो सिग्निफाइड किससे साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, ट्री, TRW ट्री जो है मे बी signified with the idea of a tree, but sometimes वो जो है वो जब हम उसको उस सिस्टम के अंदर देखते हैं तो उसका मतलब कुछ और भी होता है। जैसे हम लोग जो है, अगर आप लोगों ने वो पोइम पढ़ी हुई थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की द सिल्कन टेंट, उसमें जो सेंट्रल जो पोल है, दैट इज नॉट जस्ट अ पोल, रादर इट इज अ सिंबल ऑफ और मेटाफर फॉर द soul of the woman, female character. So it is in the system that a sign gets its meaning, its value. So I think value is clear. दूसरे जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ डिफरेंट होने की निस्बत से जो भी जो वैल्यू मिलेगी किसी भी जो है वो साइन को, तो वो उसके डिफरेंस की वजह से मिलेगी कि बाकी एलिमेंट्स के साथ से जो है वो डिफरेंट है। जैसे हम लोग अगर एक तरतीब जो है वो सिंटैग्मेटिक और प्रैग्मेटिक पैराडिग्मेटिक जो है रिलेशंस के अंदर देखते थे, ठीक है, कि किंग है, प्रेसिडेंट है, चेयरमैन पर्सन है, फादर है, प्रिंसिपल है, तो उसमें से हर एक जो है वो डिफरेंट सिग्निफायर है। वो इसलिए प्रिंसिपल है क्योंकि वो फादर नहीं है, वो किंग नहीं है, प्रेसिडेंट नहीं है, चेयरपर्सन नहीं है। ठीक है, इस तरह प्रेसिडेंट है तो वो इसलिए कि वो बाकी कोई आइडेंटिटी उसकी एंटिटी नहीं है। उनसे डिफरेंस जो एक दूसरे से जो है वो जो है वो असाइंस वैल्यू टू द सिग्निफायर साइंस। तो ये आइडिया जो है वो सॉर से आता है। उसका जो कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू है, वेयर मीनिंग रिजल्ट्स फ्रॉम each element in a signifying system being different from all the other elements. लिहाजा जो आप ये नहीं कह सकते कि जो मीनिंग है किसी सिंगल एलिमेंट के जो है वो अनलेस और अनटिल आप उसे जानते नहीं हैं तमाम ही एलिमेंट जो सिस्टम के, ठीक है, किसी भी एलिमेंट के मानी जो हैं आप ये नहीं कहेंगे कि जब तक हमें तमाम सिस्टम के अंदर मौजूद जो है वो उनके जो है वो नहीं मानी पता चलेंगे तो हमें उसका पता नहीं चल सकता। ये नहीं हो सकता, ये नहीं कहा जा सकता। द आइडिया ऑफ डिफरेंस एज डेफरल emphasizes that stable final or definitive meaning is impossible within such a system. तो ऐसे सिस्टम के अंदर जो है वो एक्चुअली होता ये है कि वो डिफरल जो है वो मानों को हम स्टेबल नहीं होने देता। कहीं उसके मानी कुछ हैं वही साइन होगी, लेकिन कहीं मानी उसके कुछ है। अभी मैंने जो है वो सेंट्रल पोल की बात की वहाँ पे, तो इट इज़ नॉट सेंट्रल पोल। अभी जिस तरह वो पोल के साथ अटैच है, ठीक है, उसका जो सेंट्रल जो है वो टेंट के अंदर उसको सपोर्ट किए हुए होता है। इट कैन एक्ट एज अ सपोर्ट ऑल्सो, सहारे के तौर पे, जो उसको उसकी एग्जिस्टेंस को उसकी रूह के तौर पर जो उसकी मटेरियल एग्जिस्टेंस को जो है उसे स्ट्रेंथन करता है, सपोर्ट करता है, तो समथिंग लाइक दैट। वो सिस्टम के अंदर जो है
वो मानी कभी भी जो है वो नहीं रह रहे होते जो जो है वो नजर आ रहे होते हैं कि वो इस जो है वो साइन के साथ जो है वो जुड़े हुए सिग्निफाइड के साथ है। रादर हम लोग उसको पूरे सिस्टम के अंदर जो है उसको देखा जाता है, और सिस्टम के अंदर जो है वो चीज़ें जब इस तरह से आती है तो वो स्टेबल नहीं होती। वो डेफरेंट वाली जो क्वालिटी है, डेफर वाली, वो डिफरेंट और डिफर और डेफर वाली जो दोनों क्वालिटीज़ हैं वो मानों को कभी जो है वो स्टेबल नहीं होने देती। और डेफिनेटिव मीनिंग जो है इज इम्पॉसिबल विद इन सच ए सिस्टम, एज अल्टीमेट मीनिंग इज ऑलवेज डेफर्ड ऑन टू अनदर एलिमेंट ऑफ द सिस्टम, क्योंकि उसको जो है वो किसी दूसरे जो है वो एलिमेंट जो सिस्टम के अंदर मौजूद है उसकी तरफ डेफर किया जा सकता है। तो जब आप लोग टेक्स्ट के अंदर साइंस को किसी जो है वो स्पेस एंड टाइम के लिहाज से डिफरेंट स्पेस एंड टाइम में देखते हैं तो चीज़ें जो है वो डिफरेंट नज़र आती हैं। तो आप उसके कोई एक सॉलिड स्टेबल मीनिंग जो है, फाइनल मीनिंग जो है, उनको नहीं ढूंढ सकते। सो डिफरेंस अकॉर्डिंग टू डेरिडा इज द कांस्टेंट शिफ्टिंग and sliding of one sign onto the next, and thus the constant slipperiness of any definitive meaning। इस तरह से जो है वो हमेशा एक साइन जो है वो दूसरी साइन के ऊपर डिपेंड करती, दूसरी साइन फिर उसके ऊपर डिपेंड करती है और उसके ऊपर डिपेंड करती। सो इस तरह से हम लोग जो है वो मैं उस दिन गिलास की मिसाल दी थी, कंटेनर फिर आ गया, फिर आगे जो है उसके फिर मानी, फिर आगे उसके मानी। तो एक जो है वो नेवर एंडिंग जो है वो लाइन है। तो हम लोग कभी भी जो है वो एक फाइनल मीनिंग के ऊपर नहीं पहुंच सकते चीजों की। Constant shifting and sliding of one sign onto the next, and thus the constant slipperiness of any definitive meaning. This sliding can be stopped. ये स्टॉप हो सकती है या इसको स्टेबलाइज किया जा सकता है when a center regulates the movement of the elements of the system। जब कोई भी जो है वो सेंटर जो है वो मूवमेंट ऑफ साइंस जो है उसको रेगुलेट करेगा, सेंट्रलाइज कर देंगे चीज़ों को किसी जगह पे, जिस तरह से लोगोसेंट्रिज्म के अंदर होता है। तो मानी जो है वो स्टेबल हो जाएंगे, वो परमानेंट हो जाएंगे, डेफिनेटिव हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे जैसे जो है वो हम लोग इसके बाद साइकोएनालिसिस पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह। तो वहाँ पर जो है वो लकान का जो साइकोएनालिसिस है उसमें वो फेलस को जो है वो सेंटर के तौर पर लेता है। ठीक है, उसके सिंबॉलिक ऑर्डर है तो उसमें वो फेलस को जो है वो सेंटर के तौर पर लेता है। तो फेलस जो है वो वहाँ पे जो है वो एक जो है वो टर्म है, बिल्कुल ऐसे जैसे नॉन कॉन्सेप्ट है डिफरेंस का, वैसे जो है वो पीनस के बिहाफ पे, ठीक है, बायोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है मेल की उसके बिहाफ पे जो मेल स्ट्रेंथ है, मेल जो है वो मेल सेंस ऑफ मेलनेस जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो वो जो लोगोसेंट्रिज्म है वो भी एक किस्म का जो है वो चीज़ों को सेंट्रलाइज करने की कोशिश है, लेकिन जो डिकंस्ट्रक्शन है वो बेसिकली चीज़ों को डिसेंट्रलाइज करता है। ठीक है, उनको कहीं स्टेबल, कहीं कोहेरेंट, कहीं डेफिनेट जो है वो होने से जो है वो चीज़ों को रेजिस्ट करता है। दैट्स व्हाट डिफरेंस इज। सो चैलेंज द लोगोसेंट्रिज्म एट द हार्ट ऑफ वेस्टर्न मेटाफिजिक्स। तो जो लोगोसेंट्रिज्म है ये उसको चैलेंज करता है, जैसे मैंने बात की कि वो चीज़ों को सेंट्रलाइज करने में, फिक्स करने में, डेफिनेटिव बनाने में जो है वो रोल प्ले करता है। जो लोगोसेंट्रिज्म का की थॉट है, वेस्टर्न सिस्टम ऑफ थॉट है, तो डीकंस्ट्रक्शन जो है वो उसके बिल्कुल एंटी जो है वो उसको काउंटर करता है। लोगोसेंट्रिज्म एट द हार्ट ऑफ वेस्टर्न मेटाफिजिक्स, और लोगोसेंट्रिज्म जो है वो वेस्टर्न जो मेटाफिजिक्स हैं, मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस, वो जो है वो उसको उसके जो है वो वेस्टर्न थॉट के जो है वो बिल्कुल सेंटर में है। जैसे मैंने कहा वो टेंडेंसी है चीज़ों को सेंट्रलाइज करने की। वो फिर यही कहते हैं कि जी जो 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 स्पीच है इट इज़ प्राइमरी। ठीक है, क्योंकि बोलने वाला स्पीकर जो है वो एट द सेम टाइम मौजूद भी होता है जब वो बोल रहा होता है, जबकि राइटिंग के अंदर जो है वो स्पीकर मौजूद नहीं होता, अलबत्ता जो है वो साइंस वहाँ पे मौजूद होती है। ठीक है, रिटन वर्ड्स मौजूद हैं बट जो उनको लिखने वाला बोलने वाला जो उसके थ्रू बोल रहा है वो एब्सेंट है। ठीक है, वो मौजूद वहाँ पे नहीं है। तो ये जो है वो डेरिडा जो है वो डिफरेंस के थ्रू उसको रिवर्स करके डिफरेंस की मिसाल देता है
ठीक है, कि ये आप लोग राइटिंग के अंदर देख सकते हैं, लेकिन स्पीच के अंदर जो है वो आपको ये फ़र्क महसूस नहीं होता। तो वो एक्चुअली जो है वो इस बाइनरी को रिवर्स करता है। सो डिफरेंस मे बी अ कंडीशन फॉर डिफरेंस। तो डिफरेंस जो है ऑब्वियसली दो क्वालिटीज़ को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, एक डिफर होने को और एक डेफर होने को। तो ये कंडीशन है डिफरेंस। डिफरेंस जो है वो कंडीशन है डिफरेंट होने की, ठीक है। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, चौथा पांचवें से, तो हर एलिमेंट के डिफरेंट। और वो टोटल जो हम लोग देखते हैं सिस्टम के अंदर जो 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 वैल्यू जो है वो एलिमेंट्स को दी जाती है, जो साइंस को मिलती है, तो वी आर कंसर्न विद दैट, एंड दैट इज नेवर डेफिनेटिव, दैट इज नेवर फाइनल। डिफरेंस में ऑल्सो भी कंडीशन फॉर दैट इज डेफर्ड। दो चीजें मैंने पहले बताई आप लोगों को, डिफर का और डेफर का, ठीक है। चीजें डिफरेंट होने की वजह से, और फिर जब भी जैसे वो डिफरेंट होती हैं, डिफर होते हैं, तो जैसे डिफरेंस आता है वैसे वो चीजें मानी जो है वो डेफर हो जाते हैं। दे आर नेवर स्टेबल, दे आर नेवर फाइनल। सो डिफरेंस अ हिंज बिटवीन स्पीच एंड राइटिंग। तो एक किस्म का जो है वो हिंज है राइटिंग और स्पीच के अंदर, ठीक है, बिटवीन इनर मीनिंग एंड आउटर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। आउटर रिप्रेजेंटेशन कुछ और है, बट इनर मीनिंग कुछ और है। क्लियर है जी यहाँ तक? यस सर। यस सर। थैंक यू। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है लोगोसेंट्रिज्म। या आप इसको लोगोसेंट्रिज्म कह लें, या इसको जो है वो वेस्टर्न मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस कह लें। तो लोगोसेंट्रिज्म जो है एज सेंट्रल प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज एंड फिलोसफी। लोगोसेंट्रिज्म जो है इज अ सेंट्रल प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज एंड फिलोसफी। प्रेजेंस जो है सुपीरियर है एब्सेंस, प्रेजेंस एब्सेंस, उसमें प्रेजेंस को जो है वो सुपीरियरिटी है, तरह स्पीच और राइटिंग, तो स्पीच को सुपीरियरिटी हासिल है राइटिंग। स्पीच इज सेंट्रल टू लैंग्वेज, स्पीच इज सेंट्रल टू लैंग्वेज। Logocentrism views speech is the original signifier of meaning, original signifier of meaning। लेकिन जैसे हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि जो आपकी स्पीच है दैट इज नॉट अ सिग्निफाइड, उसका सिग्निफाइड थॉट है, राइट। थॉट को सिग्निफाई कर रही है स्पीच, और स्पीच को सिग्निफाई कर रही है राइटिंग। तो बुनियादी तौर पर जो स्पीच और राइटिंग है वो दोनों जो है उनकी नेचर एक ही है, दोनों सिग्निफायर हैं। एक सिग्निफायर है सिग्निफाइड का, और दूसरा सिग्निफाइड है सिग्निफायर का। सो वो दोनों जो है डेरिडा कहते हैं स्टैंड ऑन इक्वल फुटिंग, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर सिग्निफायर्स। तो लेकिन जो लोगोसेंट्रिज्म है वो ये कहता है कि स्पीच जो है वो ओरिजिनल सिग्निफायर है मीनिंग का, थॉट का, जो भी उसका जो सिग्निफाइड है। राइटिंग इज डिराइव फ्रॉम स्पीच, जबकि राइटिंग जो है उसको हम लोग जो है वो स्पीच से डिराइव करते हैं। सो राइटिंग इज एक्सटीरियर टू स्पीच एंड स्पीच इज एक्सटीरियर टू थॉट। जो मैं भी बात कर रहा था कि सिग्निफाइड जो है वो थॉट है, थॉट का सिग्निफायर है स्पीच, और स्पीच का सिग्निफायर है राइटिंग। तो राइटिंग जो है वो एक्सटीरियर है स्पीच का, और जो स्पीच है वो एक्सटीरियर है थॉट की। सो राइटिंग एज सिग्निफायर ऑफ अ सिग्निफायर। तो राइटिंग जो है वो बेसिकली सिग्निफाइड का सिग्निफायर नहीं है, बल्कि सिग्निफायर का सिग्निफायर है। सो स्पीच एज सेंट्रल एम्फसाइज्ड बाय लोगोसेंट्रिज्म, राइटिंग इज मार्जिनलाइज्ड। तो स्पीच जो है उसको जो है वो सेंट्रल समझते हैं, प्रोमिनेंट समझते हैं, सुपीरियर समझते हैं, जबकि राइटिंग जो है उसको मार्जिनलाइज कर दिया जाता है, सेकेंडरी जो है वो पॉइंट पे रखा जाता है, ठीक है। प्रेसिडेंटल सिग्निफाइड दैट ट्रांसेंड्स ऑल सिग्निफायर्स, ठीक है। प्रेसिडेंटल सिग्निफाइड ऐसा सिग्निफाइड है जो कोई भी सिग्निफायर जो है जिसको जो है वो रिप्रेजेंट ना कर सके, सिग्निफाई ना कर सके, कोई भी सिग्निफायर। एंड अ मीनिंग दैट ट्रांसेंड्स ऑल साइंस, और ऐसे मीनिंग होते हैं
जो हर किस्म की साइंस से बालातर होते हैं, कोई भी साइंस उन मीनिंग को कन्वे नहीं कर सकती, सिग्निफाई नहीं कर सकती, रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। प्रेसिडेंटल सिग्निफाइड का जो है वो कॉन्सेप्ट आता है। ओके, तो जिन डेरिडा जो है वो लोगोसेंट्रिज्म को बयान करता है कि जो मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस है वो बेसिकली मोटिवेटेड होती है बाय अ डिजायर फॉर अ ट्रांसेंडेंटल सिग्निफाइड। Logocentrism is described by Derrida as a metaphysics of presence, which is motivated by a desire for a transcendental signified. Transcendental signified, जैसे मैंने कहा, is a signified which transcends all signifiers and is a meaning which transcends all signs. So transcendental signified जो है वो एक signified concept है या thought है, कुछ भी, ठीक है, which transcends any single signifier, which transcends any single signifier, but which is implied by all determinations of meaning। ठीक है, तो वो जो थॉट है, वो जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो तमाम जो हमारे ट्रेडिशनल साइंस हैं उनको उनसे प्रेजेंट कर जाते हैं, उनसे बालातर हो जाता है, वो उनके थ्रू वो बयान नहीं होता। लेकिन हम लोग ये कहते हैं, वो कहते हैं कि बट विच इज इम्प्लाइड बाय ऑल डिटर्मिनेशंस ऑफ मीनिंग। तो हम लोग हर किस्म की मानी जो है वो निकाल सकते हैं, यानी मानी वहां पर कभी भी फाइनल नहीं हो। उस ट्रेसिडेंशियल जो है वो उस टेंडेंसी की वजह से, ट्रेसिडेंटल टेंडेंसी की वजह से वो सिग्निफाइड जो है वो कभी भी वो जो कॉन्सेप्ट है, जो थॉट है, आप उसको किसी भी किस्म के साइंस के थ्रू, किसी सिग्निफायर्स के थ्रू जो है वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। साइंस जो है, जैसे हम लोग बार दफ़ा कह देते हैं कि जी लैंग्वेज जो है वो इज़ अ पुअर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, रादर लैंग्वेज समटाइम्स बिकम्स इटसेल्फ अ बैरियर टू कम्युनिकेशन। तो उसकी वजह ये होती है कि लैंग्वेज डजंट हैव द कैपेसिटी टू कन्वे फाइनल मीनिंग, एब्सोल्यूट मीनिंग। चीज़ें रिलेटिव हो सकती हैं, जब रिलेटिव की बात करेंगे तो फिर जो है वो एक से ज़्यादा मुमकिन है, जब हम लोग एब्सोल्यूट की बात करेंगे तो फिर एक ही मुमकिन है, और ये लैंग्वेज जो है वो कर नहीं सकती, क्योंकि जो थॉट है या कॉन्सेप्ट है आपके दिमाग में, जो आप सोच रहे हैं, वो अल्फाज, जो साइंस है हमारे पास, या जो जो राइटिंग के अंदर अल्फ़ाबेट्स हमारे पास मौजूद हैं, वो किसी भी तौर पर जो है वो साइंस या सिग्निफायर जो है वो उस थॉट या कॉन्सेप्ट को जो है वो एब्सोल्युटली जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते, सिग्निफाई नहीं कर सकते, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई जो मीनिंग है दे आर ऑलवेज डिफरेंट एंड डिफर्ड। So basically logocentricism जो है वो is the attitude that logos the Greek term है for speech, thought, law या reason। लोगोस जो है वो टर्म है, एटीट्यूड है, ग्रीक टर्म है स्पीच के लिए, थॉट के लिए, लॉ के लिए या रीजन के लिए, एंड इज द सेंट्रल प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज एंड फिलॉसफी। हम लोग उस पर बात कर चुके पहले। सो लोगोसेंट्रिज्म इज द व्यू दैट स्पीच एंड नॉट राइटिंग इज सेंट्रल टू लैंग्वेज। सो जो डेरिडा की जो बुक है, सेमिनल वर्क है उसका, ऑफ ग्रामेटोलॉजी, जो है टर्म विच डेरिडा यूजेस टू रिफर टू द साइंस ऑफ राइटिंग, can liberate our ideas of writing from being subordinated to our ideas of speech। तो ये जो उसकी जो थ्योरी है डिफरेंस की, तो बेसिकली हमारा जो एक आइडिया है राइटिंग की, जो 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 सुपरमेसी है या उसकी जो सबॉर्डिनेशन है, उससे बचा जा सकता है, या उसकी जो प्राइमेसी है उसको असर्ट किया जा सकता है इसके थ्रू, ठीक है। अदरवाइज जो है वो लोगोसेंट्रिज्म जो है वो यही समझता है कि स्पीच इज द प्राइमरी, स्पीच इज सुपीरियर। So of grammatology जो है वो is a method of investigating the origin of language, which enables our concepts of writing to become as comprehensive as our concepts of speech।
तो डेरिडा जो है वो आर्ग्यू करता है कि लोगोसेंट्रिज्म जो है हम लोग इसको थ्योरी के अंदर इस तरह से भी ले सकते हैं कि जो एक साइन है कंसिस्ट ऑफ अ सिग्निफायर which derives its meaning from a signified idea or concept. Signified idea or concept. Logocentrism asserts the exteriority of the signifier to the signified. लोगोसेंट्रिज्म जो है वो इस बात का दावा करता है कि जो सिग्निफायर है वो सिग्निफाइड का एक्सटीरियर है, उसका सिग्निफायर है, रिप्रेजेंट करता है उसको. राइटिंग इज कंसेप्चुअलाइज्ड एज एक्सटीरियर टू स्पीच, जबकि जो राइटिंग है वो स्पीच की एक्सटीरियर है, वो उसको रिप्रेजेंट कर रही है. एंड स्पीच इज कंसेप्चुअलाइज्ड एज एक्सटीरियर टू थॉट, और स्पीच जो है वो थॉट की एक्सटीरियर है. However, if writing is only a representation of speech, then writing is only a signifier of a signifier. ये बात हम लोग ऑलरेडी वहाँ पे इसको कर भी चुके हैं. मैं इसको दोबारा मैं डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो है वो आप लोगों के ये जो पॉइंट्स मैं वहाँ पे लिखे हुए प्रेजेंटेशन के अंदर वो क्लियर हो सके. Thus, according to logocentrist theory, writing is merely a derivative form of language which draws its meaning from speech. ठीक है, तो वो यही समझते हैं कि राइटिंग जो है वो स्पीच से जो है वो अपने मानी लेते हैं. जैसे मैंने पहले कहा कि स्पीच के वक्त जो जब उसको हम लोग मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस में लेते हैं तो वहाँ पर बोलने वाला अपनी आवाज़ के साथ मौजूद है, लेकिन राइटिंग में जो है वो स्पीकर मौजूद नहीं होता. So the importance of speech as central to the development of language is emphasized by logocentrist theory, but the importance of writing is marginalized. ठीक है, ये बात हमारी हो चुकी है सिलसिले में. तो ये सारा जो है वो बेसिकली एक डिजायर के लिए होता है, ट्रांसेंडेंटल सिग्निफाइड के लिए. और ट्रांसेंडेंटल सिग्निफाइड ऐसा सिग्निफाइड होता है जो किसी भी साइंस या सिग्निफायर से जो है वो रिप्रेजेंट नहीं हो पाता. इसलिए जो है हम लोग कभी भी उसके जो है वो एब्सोल्यूट मीनिंग पर नहीं पहुंच पाते. वहाँ पर हमेशा जो है वो गुंजाइश होती है जो है वो न्यू मीनिंग की, डिफरेंट मीनिंग की, जो डेफर्ड भी होते हैं और जो है वो डिफरेंट भी होते हैं. तो ये कंडीशंस के तौर पर जो है वो काम करती है वहाँ पे. नेक्स्ट है ट्रेस. ट्रेस जो है वो इज द आइडिया ऑफ डिफरेंस brings with it the idea of trace. Brings the idea of difference, brings the idea of trace. Trace is what a sign differs or differs from. Trace जो है वो चीज होती है जो एक साइन किसी दूसरे एलिमेंट से, दूसरी साइन से, सिग्निफायर से, एक सिग्निफायर के दरमियान जो डिफरेंस होता है, जिससे वो डिफरेंट हो रही होती है, दैट इज ट्रेस. A trace is what a sign differs or differs from. So it is the absent part of the sign's presence. It is the absent part of a sign's प्रेजेंस. चीज जो है, एक साइन जो है, सिग्निफायर जो है वो दूसरे से डिफरेंट है, लेकिन इट मीन्स कि उस साइन का जो है वो की प्रेजेंस तो मौजूद है. जब भी तो वो उससे डिफरेंट है, और अगर वो खत्म हो, वो ना हो, तो फिर उसके डिफरेंस का सवाल ही पैदा नहीं होता. तो वो जिससे वो डिफरेंट है, ठीक है ना. तो जैसे आप लोग यूं समझें कि आप जो है वो दो ऑब्जेक्ट्स लेते हैं और उससे कहते हैं कि जी जो ऑब्जेक्ट ए है वो ऑब्जेक्ट बी से जो है वो डिफरेंट है. जब डिफरेंस की बात आती है तो ए के डिफरेंट होने के लिए बी का होना जरूरी है. बी नहीं होगा तो ए डिफरेंट नहीं होगा. वो जो उसकी प्रेजेंस का जो एहसास है, वो जो प्रेजेंस है, लेकिन वो एब्सेंट है क्योंकि वो डिफरेंट है. उस प्रेजेंस को जो है
वो एब्सेंट पार्ट जो होगा उस प्रेजेंस का, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ट्रेस। सो दूसरे लफ्जों में हम लोग कह सकते हैं कि वी मे नाउ डिफाइन ट्रेस एज द साइन लेफ्ट बाय द एब्सेंट थिंग, साइन left by the absent thing after it has passed on the scene of its former presence। ठीक है, जैसे आप कहें कि एक चाय का कप भरा हुआ है, एक चाय का कप खाली है, लेकिन वहां पे जो है वो थोड़ी सी जो है वो चाय की बाकियात बाकी हैं, तो हम ये कहेंगे कि जो भरा हुआ कप है वो दूसरे चाय के कप से जो खाली है, जिसमें सिर्फ बाकियात हैं चाय की, चाहे वो खुश्क हैं या वो तर हैं, तो वो मौजूद है, उससे डिफरेंट है। इसलिए डिफरेंट है क्योंकि चाय उसमें एब्सेंट होगी, इसीलिए वो उससे डिफरेंट है। वरना अगर वो हम लोग साफ सुथरा धुला हुआ और बिल्कुल, तो उससे डिफरेंट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो सिर्फ इस सेंस में जो है वो पूरा वो एक खाली जो है वो कप है और दूसरा जो भरा हुआ कप है। बट हो सकता है उसमें जो है वो दूध हो सकता है उसमें पानी हो, उसमें कोई और लिक्विड हो सकता है, बट वो चाय का कप दूसरे चाय के कप से जो है वो डिफरेंट जो है वो उस सूरत में जो है वो डिफरेंट नहीं होता। हम उसको उसी सूरत में डिफरेंट मानेंगे जब वो दूसरी चीज़ जो है वो जैसी मौजूद होगी, उसमें मौजूद होगी, लेकिन वो उस लिहाज से चाय के कप से जो है वो डिफरेंट होगा। उसका एब्सेंट होना क्योंकि वो सीन पे नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने भी कहा कि we may now define trace as the sign left by the absent thing, कि चाय आपने पी ली उसमें से, अब वो खाली जो उसकी ट्रेसेस बाकी हैं, उसकी बाकियात कुछ पत्ती है जो पीछे रह गई है, वो उस कप के पेंदे में जो वो पड़ी हुई है, या छोटी बहुत कुछ चीज़ जो है वो जो उसकी ट्रेसेस बाकी हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रेस। इन ऑर्डर टू नो आफ्टर इट हैज पास्ड ऑन द सीन ऑफ इट्स फॉर्मर प्रेजेंस, जबकि पहले वो मौजूद थी, उसके अंदर भरे हुआ था वो कप, लेकिन जब आप वो उसमें से पी ली गई, अंडेल दी गई, तो वहां पर जो है वो सिंपल उसकी ट्रेसेस बाकी रहती है। एवरी प्रेजेंट in order to know itself as present bears the trace of an absent which defines it। तो हर प्रेजेंट को अपनी प्रेजेंस जानने के लिए, ठीक है, उसके अंदर जो है वो जो चीज़ जिससे वो डिफरेंट है, उसकी एब्सेंस को जो है वो उसकी ट्रेस जो है वो जो अब नहीं है उसके सामने, तो उसके लिए जानना पड़ता है। उसकी मौजूदगी जो है वो जो एब्सेंट पार्ट है उसका, दैट इज कॉल्ड ट्रेस। और जब हम लोग उसको जो है वो ओरिजिनरी प्रेजेंस की बात करते हैं, ये शुरू से प्रेजेंट की बात करते हैं, भी हम लोग जो है वो स्पीकर, स्पीच और राइटिंग वाले सेंस में चले जाएं, तो वहां पर भी जो है इसको देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। ओरिजिनरी प्रेजेंस जो है मस्ट बेयर एन ओरिजिनरी ट्रेस। तो इट मीन्स कि जब हम लोग ओरिजिनल प्रेजेंस की बात करते हैं, जो जहाँ से ओरिजिनेट हुई है प्रेजेंस, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे जो है वो एब्सेंट की ट्रेस जो है, एब्सेंट पार्ट उसका मौजूद है, ट्रेस है मौजूद है, ठीक है। वो मानी जो जिससे डिफरेंट है, वो मानी की जो है वो ट्रेस वहाँ पे बाकी है, राइट। तो हम लोग उस मीनिंग को जो है वो कभी भी फाइनल मीनिंग नहीं कह सकते। So it follows then that an originary present must bear an originary trace, the present trace of a past which never took place, the present trace of a past, ठीक है। एक पास्ट, जब आप प्रेजेंट की बात करते हैं तो इट मींस पास्ट की बात, लेकिन पास्ट कभी वकूफ हुआ ही नहीं, बट इसकी ट्रेस मौजूद है। प्रेजेंट इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि वो पास्ट नहीं है, पास्ट डिफरेंट होगा। जब हम लोग ओरिजिन के ऊपर आते हैं, तो ओरिजिन में प्रेजेंस की बात करते हैं, तो जब वो पहला हाल है, पहली प्रेजेंस है, तो उससे पहले तो हुई नहीं है, तो वहीं से जो है वो ओरिजिनल एब्सेंस जो है, ओरिजिनरी एब्सेंस भी जो है वो उसका आइडिया आता है। द प्रेजेंट ट्रेस ऑफ अ पास्ट विच नेवर टुक प्लेस, एन एब्सोल्यूट पास्ट इन दिस, तो हम वहां पे जो है वो उसको एब्सोल्यूट पास्ट कर देते हैं। So in this way, Derrida believes he achieves a position beyond absolute knowledge. जो आपके पास जो है
वो उसको ये पोजीशन मिल जाती है कि जहाँ से आपने प्रेजेंट की जो आप मीनिंग ढूंढ रहे हैं, तो दरअसल जो है वो दूसरे मीनिंग जिससे वो डिफरेंट है वो मौजूद हो सकते हैं, जो डिफरेंट हो सकते हैं, डेफर्ड हो सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू सो ट्रेस इज सेल्फ इफेसिंग। बेसिकली जो है वो ट्रेस जो है वो सेल्फ इफेसिंग इन द सेंस कि वो अपने आप को वहां से निकाल लेती है, क्योंकि वो एब्सेंट पार्ट है उसका। सो द सिग्निफायर्स कैन नाइदर होली प्रेजेंट नॉर होली एब्सेंट। तो जो सिग्निफायर्स होते हैं ना तो वो मुकम्मल तौर पर प्रेजेंट ही होते हैं, ना ही वो मुकम्मल तौर पर एब्सेंट होते हैं। So according to Derrida, the trace itself does not exist because it is self-effacing, and that is in presenting itself, it becomes effaced. कि जब वो उसने अपने आप को दिखाना है तो उसे एब्सेंट होना पड़ेगा, तभी वो दूसरा जो है वो उससे डिफरेंट हो सकता है। मानी डिफरेंट हो सकते हैं, मानी रिलेटिव हो सकते हैं। Because all signifiers viewed as present in Western thought will necessarily contain traces of other signifiers. तो चूंकि सारे ही जो साइंस हैं, सिग्निफायर्स हैं, उनको प्रेजेंट समझा जाता है, तो इट मीन्स कि सबके साथ जो है उनका एक जो ट्रेस है अदर एब्सेंट सिग्निफायर जो है वो मौजूद होते हैं। तो तभी जो है वो डिफरेंस की बात आती है, रिलेटिव की बात आती है, इनडेफिनेट की बात आती है। So the signifier can be neither wholly present nor wholly absent. और इस तरह से जो है वो पोजीशन जो है वो एब्सोल्यूट नॉलेज से जो है वो बियॉन्ड हासिल हो जाती है जो है वो डेरिडा को, और वहाँ से जो है आप एब्सोल्यूट नॉलेज से भी जो चीज़ों को कभी भी पहुँच नहीं पाते, ठीक है, उससे भी बियॉन्ड चले जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो है आर्क राइटिंग। आर्क राइटिंग आर्क राइटिंग जो है इज द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज बियॉन्ड मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस। आर्क राइटिंग जो है वो भी एक टाइप ऑफ जो है वो राइटिंग है, लैंग्वेज है जो मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस से बियॉन्ड है। बिल्कुल अभी जैसे हमने ट्रेस को देखा। The term arc writing is used by Derrida to describe a form of language which cannot be conceptualized within the metaphysics of presence. ठीक है, अभी जैसे हम लोगों ने डिफरेंस का लफ्ज जो है, तो अब हम लोग उसको जो है वो मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस के साथ जो है वो कभी भी कंसीव नहीं कर सकते। So arc writing is an original form of language which is not derived from speech. आर्क राइटिंग जो है वो बेसिकली बिल्कुल ऐसे जैसे वहाँ पे ओरिजिनली ट्रेस मौजूद है, वैसे ओरिजिनल जो है ओरिजिनल लैंग्वेज मौजूद है विच इज़ नॉट डिराइव्ड फ्रॉम स्पीच। जो स्पीच जो है उससे जो है वो डिराइव्ड नहीं है। जब आप स्पीच की बात करते हैं तो राइटिंग जो है वो ज़ाहिर राइटिंग से डिफरेंट है, तो इट मीन्स ओरिजिनल स्पीच जो है ओरिजिनल राइटिंग के साथ जो कभी थी नहीं उसके साथ, तो एब्सोल्यूटिज्म से जो है वो बियॉन्ड चली जाती हैं चीज़ें। सो आर्क राइटिंग इज एन ओरिजिनल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज विच इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम स्पीच। आर्क राइटिंग इज अ फॉर्म ऑफ लैंग्वेज विच इज अनहिंडर्ड बाय द डिफरेंस बिटवीन स्पीच एंड राइटिंग। तो ये जो स्पीच और राइटिंग का डिफरेंस है वो उसको हिंडर नहीं कर सकता, उसको स्टॉप नहीं कर सकता। ये बेसिकली जो है वो नलीफाई करता है स्पीच और राइटिंग के दरमियान जो एक डिफरेंस है उसको, जो बाइनरी ऑपोजिशन है उसको। सो आर्क राइटिंग इज unhindered by the difference between speech and writing. It is also a condition for the play of difference between written and non-written forms of language. It is also a condition for the play of difference between written and non-written form of language. तो जो रिटन लैंग्वेजेस हैं और जो नॉन रिटन लैंग्वेज हैं तो उनके दरमियान जो इंटरप्ले है उसकी कंडीशन के तौर पर भी जो है आर्क राइटिंग यूज होती है। ठीक है, जहाँ से जो है वो ये ओरिजिनल जो है वो बेसिकली डिराइव्ड नहीं है स्पीच से। ऐसी लैंग्वेजेस जो नॉन रिटन है, ठीक है, और जो राइटिंग रिटन है, रिटन फॉर्म में मौजूद हैं, उनके दरमियान जो है
वो डिफरेंस को जो है वो देखा जा सकता है। सो डेरिडा कंट्रास्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्क राइटिंग विद द वल्गर कॉन्सेप्ट ऑफ राइटिंग। तो जो आर्क राइटिंग है वो आपकी, जैसे उसने कहा कि एक ओरिजिनल जो है वो लैंग्वेज है, जबकि हम लोग जो राइटिंग का कॉन्सेप्ट है वो वल्गर राइटिंग है। So the vulgar concept of writing which is proposed by the metaphysics of presence। तो जो वल्गर जो 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 राइटिंग है इट वाज बेसिकली, जिसको वो डिराइव्ड कहते हैं फ्रॉम स्पीच, वो वल्गर है। और जो आर्क राइटिंग है वो जो है वो स्पीच से डिराइव्ड नहीं है, इसलिए जो है वो मेटाफिजिक्स जो है वो वल्गर जो कॉन्सेप्ट ऑफ राइटिंग देती है, जबकि जो जिसको हम जो आर्क राइटिंग जो है इज डिकंस्ट्रक्टेड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्क राइटिंग। तो आर्क राइटिंग का जो है उसके मुकाबले में जो कॉन्सेप्ट है वो एक एब्सोल्यूट जो है वो राइटिंग की बात की जा रही है, या उसको एक पोजीशन है या कंडीशन है जो बियॉन्ड एब्सोल्यूट जो है वो लैंग्वेज है। Last but not the least one is the supplement। और टर्म है जो डिकंस्ट्रक्शन के साथ जुड़ी हुई है। All language is the absence of a desired presence। All language is the absence of a desired presence, a yearning for a language that can provide true presence। ठीक है, एक ख्वाहिश है जो है वो जितनी भी लैंग्वेज, तमाम लैंग्वेजेस जो है वो क्या है, एब्सेंस है किसकी, एक डिजायर्ड प्रेजेंस, जहाँ पे इस बात की ख्वाहिश होती है कि एक मुकम्मल जो है एब्सोल्यूट नॉलेज जो है, एब्सोल्यूट प्रेजेंस जो है वो मिल सके। लेकिन जैसा हम लोगों ने देखा है कि डिफरेंस और डिफरेंस का जो कॉन्सेप्ट वहाँ पे देता है, डिकंस्ट्रक्शन देती है, तो वो ये प्रूव करती है कि ये पॉसिबल नहीं है। जैसे आप लोग प्रेजेंस की बात करते हैं तो फौरन जो है वो एब्सेंट का जो है वो ट्रेस मौजूद है वहाँ पे, वो कभी भी जो है वो उसको मुकम्मल नहीं होने देंगे। ना तो वो होली प्रेजेंट होते हैं और ना ही होली एब्सेंट होते हैं। तो ये हसरत जो है वो हसरत ही रह जाती है। तो मुकम्मल मानी जो है उनको पहुंच जाना ये कभी भी मुमकिन नहीं होता। सप्लीमेंट जो है इज एन इनएसेंशियल एक्स्ट्रा एडेड टू समथिंग कंप्लीट इन इटसेल्फ। वो चीज़ ऑलरेडी कंप्लीट है। सप्लीमेंट क्या करता है कि वो इनएसेंशियल एक्स्ट्रा है, जो गैर ज़रूरी है, उसके अंदर उसको जो है वो एक्स्ट्रा है जो उस किसी कंप्लीट चीज़ के अंदर आप लोग ऐड कर दें, उससे उसकी कमलियत पे, उसकी कंप्लीशन पे कोई फ़र्क जो है वो पड़ता नहीं है। बट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ कैन नॉट बी एडेड टू। लेकिन जो चीज़ें खुद पहले से कंप्लीट हैं उसके अंदर तो कोई चीज़ ऐड ही नहीं की जा सकती क्योंकि वो कंप्लीट है। सप्लीमेंट अकर्स वेयर देयर इज ओरिजिनरी लैक। तो वहाँ पर जो है इट मीन्स के किसी चीज़ की जो है वो कमी है, इसीलिए जो है उसके अंदर कुछ ना कुछ जो है वो ऐड हो जाता है। सप्लीमेंट जो है वो होता ही वहीं पर है जहाँ पर किसी चीज़ की कमी होती है। अगर कोई चीज़ कंप्लीट है और उसमें गुंजाइश नहीं है किसी और चीज़ की ऐड करने की, तो फिर उसमें इट मीन्स कि वो एब्सोल्यूट है। लेकिन जो है हम लोग जानते हैं कि वेयर देयर इज ओरिजिनरी प्रेजेंस देयर इज ओरिजिनरी लैक। ठीक है, तो वो एब्सेंस है। ठीक है, तो ये हमेशा जो है वो वहाँ पे जहाँ ओरिजिनरी प्रेजेंट की बात होगी तो ओरिजिनरी जो है वो ट्रेस की बात होगी, ओरिजिनरी लैक की बात होगी। इट मीन्स के सप्लीमेंट जो है वो मानी मजीद जो हम लोग खोजेंगे तो वो उसके अंदर ऐड हो जाते हैं जो कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट नहीं होते, इसी वजह से ऐड हो जाते हैं, और मानी ऐड हो जाते हैं, और मानी ऐड हो जाते हैं, और मानी ऐड हो जाते हैं, डिफरेंट मानी ऐड हो जाते हैं। इट मीन्स देयर इज ऑलवेज अ लैक। जब तक वो लैक रहती है तब तक जो है वो मानी और ढूंढे जा सकते हैं। ना ही वो कंप्लीट होती है और ना ही जो है वो लैंग्वेज इस काबिल होती है कि वो उसको जो है वो एब्सोल्यूट मीनिंग तक जो है वो पहुंचा जा सके, क्योंकि उसके अंदर हमेशा जो है वो एक लैक जो है, एक ट्रेस जो है वो रहती है जिसको फुलफिल करना होता है। सो सप्लीमेंट एंड बाइनरीज, सप्लीमेंट को जो है वो हम लोग बाइनरीज के साथ कंपेयर भी कर सकते हैं। उसका वही मतलब है जैसे जो है वो ओरिजिनरी प्रेजेंस, ओरिजिनरी
लैक, इस तरह से जो है वो बाइनरी ऑपोजिशन के साथ हो सकता है। और एनी जो बाइनरी ऑफ सेट ऑफ टर्म्स है, सेकंड कैन बी आर्ग्यूड टू एग्जिस्ट इन ऑर्डर टू फिल इन एन ओरिजिनरी लैक इन द फर्स्ट। तो जो दूसरी कोई भी जो है बाइनरी ऑपोजिशन है, जैसे स्पीच राइटिंग है, राइटिंग इज ऑलवेज देयर टू फिल द गैप विच आर फाउंड इन स्पीच। जैसे अभी हम लोग डिफरेंस की बात कर रहे थे, तो वो जो ए वाला, वो भी तो एक किस्म के स्पेलिंग हो सकते हैं जो ऐड करते हैं डिफरेंस की स्पीच को। तो इस मतलब कि वहाँ पे कुछ कमी है, तो तभी हम लोग उसके उसके जो है वो उसको लेके आए हैं। तो जो राइटिंग जो है उसको फुलफिल करती है। So if speech is supplementary to language, then speech can never be complete or original. It means कि जो है वो स्पीच जो है वो जस्ट सप्लीमेंट्री है लैंग्वेज को लिए, तो स्पीच जो है वो कभी भी खुद कंप्लीट नहीं हो सकती, जब वो ओरिजिनली नहीं हो सकती। इसलिए जो है उसको हम लोग राइटिंग के ऊपर जो है वो सुपरमेसी नहीं दे सकते, सुपीरियोरिटी जो है वो नहीं दे सकते, उसको प्रिविलेज जो है वो नहीं कर सकते एज कम्पेयर टू राइटिंग। That's all from my side as far as this deconstructionism is concerned. मैं कुछ इक्का दुक्का जो है वो प्रेजेंटेशंस आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं, जहाँ पर जो है वो डिकंस्ट्रक्शनिज्म को इम्प्लीमेंट भी किया गया हुआ है। तो आप उनमें से गो थ्रू कीजिएगा और देखें कि किस तरह से जो है वो थ्योरी जब आप लोग किसी जो है वो वर्क के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं, तो क्या क्या जो है वो मानी डिफरेंट जो है वो आपको मिलते हैं, या किस किस तरह से जो है वो अल्फाज वही होते हैं लेकिन वो डिफरेंट मीनिंग जो है वो कन्वे कर रहे होते हैं। एंड दैट इज ओनली बिकॉज देयर आर नो एब्सोल्यूट मीनिंग, देयर आर नो फाइनल मीनिंग, देयर इज ऑलवेज कैपेसिटी for meaning building, right? So anybody has any question, any difficulty, any issue, do share here with me, and I will definitely demonstrate on your questions and your problems regarding deconstructionism, or you can compare it with structuralism as well, as you like. No, sir, all right. ओके जी, थैंक यू वेरी मच। कल आप लोग अपनी जो है वो बाकी की जो मटेरियल आपके साथ शेयर किया हुआ है उसको देख आइएगा, और किस तरह से थ्योरी को जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया है कुछ वर्ड्स के ऊपर, उनमें से गो थ्रू करिएगा। तो जो चीज़ें अगर नहीं समझ आएंगी तो हम लोग उनको दोबारा डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज फिर हम लोग जो है वो साइको एनालिसिस के ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन, till then, till tomorrow inshallah. Allah Hafiz. Okay, sir. Allah Hafiz. Hafiz, sir. Allah Hafiz.